नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज जालौन से बड़ी खबर के साथ, जहां जालौन की पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से पेपर फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कालपी कोतवाली के बरदौली ग्राम में फैक्ट्री की ये घटना सामने आई है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है पेपर फैक्ट्री में, और जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। आग को बुझाने का लगातार देखिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुबीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, क्या जानकारी? देखिए, ये बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे आग लगी इसका कुछ पता लग पाया है? जी, मैं आपको बता दूं, कालपी कोतवाली के बरदौली ग्राम में बनी एक कागज की फैक्ट्री है, जहां पर शॉर्ट सर्किट द्वारा यहां पर आग लग गई। आग लगने के बाद यहां पे हकम मच गया। हकम मचने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। जी बिल्कुल। और देखिए, कितना करीब अनुमान जताया जा रहा है नुकसान का मुबीन इधर से? जी, अगर अनुमान की बात की तो लाखों रुपए की कागज जलने का अनुमान बताया जा रहा है अभी तक, क्योंकि जो कागज फैक्ट्री है अभी उसमें मलबा अभी भी आग पकड़े हुए है। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर से अब बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में गाड़ियां आपस में टकराई हैं। रामपुर से काफिले के साथ लखनऊ जा रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एस्कॉर्ट में चल रही गाड़ियों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो वहीं एस्कॉर्ट में चल रहे तिलहर के डिप्टी एसपी और कांस्टेबल नरेश को चोटें आई हैं। हादसे में घायल हुए कांस्टेबल का जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपस में टकराई गाड़ियों को शाहजहांपुर पुलिस लाइन में खड़ा किया गया है। थाना तिलहर और कटरा के बीच यह हादसा हुआ है। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं वो आपस में टकरा गई, और इस वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल राहत की बात रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। थाना तिलहर और कटरा के बीच ये हादसा हुआ है, और जो गाड़ियां जिनको नुकसान पहुंचा है, जो आपस में टकराई है, उनको शाहजहांपुर पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो देखिए, जो स्कॉट की गाड़ियां होती है वो ही आपस में टकरा गई हैं, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। रामपुर से लखनऊ जाते समय ये पूरा हादसा सामने आया है। तो एस्कॉर्ट में चल रही गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तिलहर के डिप्टी एसपी और कांस्टेबल नरेश को इस दौरान चोटें आई हैं। जिनको हादसे में जो घायल हुए उनका कांस्टेबलों को जिला मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आपस में टकराई गाड़ियों को शाहजहांपुर पुलिस लाइन में खड़ा करा दिया गया है। तो वहीं थाना तिलहर और कटरा के बीच ये हादसा हुआ था। तो देखिए, शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में गाड़ियां आपस में टकरा गई। रामपुर से काफिले के साथ लखनऊ जा रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। आज दोपहर 2 बजे के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दरबार। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का खास दौरा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाएंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय कार्यक्रम है उनका। गोरखपुर का ये खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान दोपहर 2 बजे के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। वहां अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जहां वो हर बार समीक्षा करते हैं और कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए खास तौर से बैठकें करते हैं। और इस बैठक के बाद देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे, और सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे, जनता की फरियाद को सुनेंगे। अपडेट रहते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा, इस दौरान कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करने पर उनका जोर रहेगा। अधिकारियों के साथ उन्हें बैठकें करनी है, दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम निर्धारित है। क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे पर? देखिए उन्नति, आज आपको बता दूं कि आज दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे जाएंगे, जिसमें माना जाता है कि करीब 2 बजे के लगभग आसपास वो वहाँ गोरखपुर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पे समीक्षा बैठक की जाएगी। आपको बता दूं कि हर साल होने वाले जो खिचड़ी भोग है उसके आयोजन को लेकर भी वो वहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, विशिष्ट जन आते हैं वहाँ पे, और 2 दिन ये खिचड़ी भोज का जो आयोजन होता है ये चलता है, तो इसको लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण विकास को लेके किस तरीके से वहाँ की कार्य योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके समीक्षा की जाएगी, उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के साथ एक विशेष बैठक की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को लेके। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनके साथ संचारी रोग को लेके, जिस तरीके से गोरखपुर की जो पूरी बेल्ट होती थी, आपका जो मंडल होता था, वो कहीं ना कहीं पहले सुनने में आता था, संचारी रोग की बात होती थी 2017 की पहले की बात करें तो स्थिति बहुत खराब रहती थी, उसको लेके भी बैठक की जाएगी। और रात्रि विश्राम वो वहीं पे आज रात में वही गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। उसके बाद कल सुबह, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो जनता दर्शन करते हैं। सुबह का कार्यक्रम उनका रहता है, सुबह करीब 4:30 से 5 बजे का समय रहता है, वो आरक्षित रहता है। वो गौ सेवा करते हैं, जैसे कि हर बार जब वो गोरखपुर मंदिर में रहते हैं तो वो उनको देखा गया है। उसके बाद वो वहाँ पे जनता दर्शन करेंगे। जनता दर्शन के बाद एक संगोष्ठी में शामिल होंगे। रवि संगोष्ठी है, जिसमें तमाम किसान और तमाम जो विशेष अधिकारी हैं वो वहाँ सम्मिलित होंगे, और किस तरीके से रवि संगोष्ठी को सफल बनाया जाए, किस तरीके से पैदावार बढ़ाई जाए, इसको लेकर संगोष्ठी की जाएगी, उसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद देर शाम उनका लखनऊ लौटने का कार्यक्रम है। उन्नति, बिल्कुल, तो देखिए बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय, बड़े कार्यक्रम हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें उनकी निर्धारित हैं, क्या कुछ अपडेट उनके इस दौरे पर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से गोरखपुर में 2 बजे के बाद पहुंचेंगे, और ये बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में खास तौर से खिचड़ी लगने वाले 1.5 माह तक खिचड़ी मेले के लेकर के तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश देंगे। खास तौर से जिस तरह से डेंगू के मरीज गोरखपुर में बीते 1.5 सप्ताह से मिलते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं। और खास तौर से आज उनका दौरा जो है उसको लेकर के शाम 7 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद, दिशा निर्देश देने के बाद रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे, और कल सुबह फिर जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे और पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम उनका तय होगा। यही नहीं, आपको बता दें कि खिचड़ी मेले को लेकर के अहम बैठक अभी तक कई दिनों से कमिश्नर सभागार में चल रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, चूंकि खिचड़ी के मेले में दूर दराज से लोग आने वालों की या श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, तो गोरखपुर जिले में किस तरह से श्रद्धालुओं को गोरक्षनाथ मंदिर तक जाने में कहीं असुविधा ना हो, उसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर के जो प्रबंधन है, जो वहाँ की कमेटी है, उसके साथ भी बैठक करेंगे, और किस तरह से मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया जाए, उसको लेकर के भी दिशा निर्देश देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और हरेंद्र, जैसा आपने जिक्र किया कि लगातार डेंगू के मरीज वहां पर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? निगम के अधिकारियों के साथ अभी वो क्या समीक्षा कर सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं कि कैसे लगातार वहां पर जो प्रिकॉशन है वो लिए जाएं? देखिए, गोरखपुर जिले की अगर बात की जाए तो गोरखपुर जिले के कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जो तलहटी में है। तलहटी होने के कारण जो लास्ट में बारिश हुई है, बारिश के कारण जल जमाव वहां पर हुए हैं, और जल जमाव के कारण जल निकासी नहीं हो पाई है, जिसके कारण डेंगू के बड़े पैमाने पर मरीज मिल रहे हैं। खास तौर से आपको बता दें कि न्यूज ऑन इंडिया ने जब एक दिन पहले खबर दिखाई कि एक बिहार का रहने वाला डेंगू का मरीज गोरखपुर में आता है, और गोरखपुर में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करता, कहता है कि बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था होनी
चाहिए, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। और गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, खाने को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, डॉक्टरों के इलाज को लेकर के। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते नजर आया वो मरीज, खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर के नगर निगम अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, साथ ही साथ मेडिकल प्रबंधन के साथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बैठक करके और किस तरह से डेंगू पर रोकथाम लगाई जाए उसको लेकर के बैठक दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। बिल्कुल। और मनीष, देखिए किस तरीके से हरेंद्र ने जिक्र किया कि तारीफ कर रहे हैं बिहार से आए मरीज, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद को और ज्यादा बेहतर कर रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के भी यही निर्देश रहते हैं। तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर लेके जाते नजर आते हैं सीएम योगी नाथ। तो तमाम तैयारियां, तमाम जायजा करते नजर आते हैं, लगातार समीक्षा करते रहते हैं, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी ऐसे होते हैं जो शायद उनकी मंशा ठीक नहीं रहती है। अगर हम बात करेंगे इस दौरान जो फैलने वाले डेंगू बुखार की या चिकनगुनिया की जो संचारी रोग जिससे फैले थे, हमने देखा था लखनऊ स्थित, लखनऊ के साथ साथ कई जिले ऐसे थे जहाँ पे लगातार भयावह स्थिति होती, 11,000 के आसपास जो केसेस थे वो पहुंच गए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से इसकी पहल ली और खुद संज्ञान लेते हुए कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी। उसके बाद हमने देखा था जैसे ही देर शाम से इसको इंप्लीमेंट किया गया था और आज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक खाली 19 केसेस थे जो आपके यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में थे, उनमें से भी करीब 7 से 8 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक भूमिका होती है, लीडर की भूमिका होती है, उस तरीके से हमने देखा गया है कि जिस तरीके से खुद आगे आके काम करते हैं, खुद आगे आके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस चीज़ का समीक्षा करते हैं, यही खूबियाँ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पे लेके जाते हैं, क्योंकि सामने से लीड करना उनको आता है। और शायद यही चीज़ है कि जो योगी मॉडल है वो न केवल प्रदेशों में बल्कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीम लीड करना, जिस तरह से अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को अपने साथ लेके चलना और उस पर लगातार समीक्षा करना, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम मुख्यमंत्री उनसे अलग करते हैं और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और इसका नतीजा दिखता है कि जब आप फील्ड पे उतरते हैं और मुख्यमंत्री की बात होती है और मुख्यमंत्री तमाम, आप देखे होंगे कि चाहे बाढ़ की जब स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, तब भी लगातार वो हवाई सर्वेक्षण करते थे, वहां पे जाते थे, बाढ़ की सामग्री कैसे दी जा रही है, राहत सामग्री कैसे दी जा रही है, कैंप में लोग कैसे हैं, तमाम बच्चों से मिलते थे, महिलाएं बुजुर्ग लोग से मिलते थे, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, ये सब चीज़ देखते हुए ग्राउंड जीरो पे उतर के जब कोई आपका सूबे का मुख्यमंत्री जब जाता है तो निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के पेज जरूर कसते जाते हैं। उनको डर रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसकी रिपोर्ट जाएगी और शायद उस रिपोर्ट पे सख्त एक्शन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आते हैं, उसी का डर है कि आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर जाते हुए देख रहे हैं। और तमाम राज्य के लोग, जैसे हमारे सहयोगी हरेंद्र बताए थे कि बिहार राज्य से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे ठीक होता है और स्वास्थ्य विभाग की तारीफ करता है। 2017 पहले अगर आप लेके जाएंगे तो ये वही गोरखपुर था जहाँ पे स्वास्थ्य को लेके तमाम चर्चाएं होती थी, तमाम बातें होती थी। तलहटी का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र लगता है, तमाम आसपास के एरिया हैं, नेपाल से सटा हुआ आता है, वहाँ पे आप जाके बात करती थी तो कहीं ना कहीं चाहे डेंगू की बात करें, चाहे चिकनगुनिया की बात करें, चाहे तमाम ऐसी बीमारियां थी जिसको लेके गोरखपुर की जो छवि थी वो बहुत खराब रहती थी। गोरखपुर की तस्वीर बदल रही है, कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे सोनभद्र से अब खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस में शामिल होंगे सीएम। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 5100 जनजाति को वनाधिकारी के तहत पट्टे भी दिए जाएंगे। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का खास कार्यक्रम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस में शामिल होंगे सीएम योगी और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसकी भी विशेष तैयारियां हो रखी हैं। क्या संदेश देते हैं मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। 5100 जनजाति को वनाधिकारी के तहत पट्टे भी दिए जाएंगे। तो राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल और सीएम के कार्यक्रम के तैयारियों में फिलहाल प्रशासन जुटा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था सामने न आए, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए कार्यक्रम के दौरान सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5100 जनजातियों को वनाधिकार के तहत पट्टे भी दिए जाएंगे।
बढ़ते आगे, जहां डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। जहां डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर, डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश। डेंगू से बचाव के लिए बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल, बेहतर सर्विलांस जरूरी है, घर घर स्क्रीनिंग कराएं। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, अन्य संचारी रोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो, डेंगू टेस्टिंग, प्लेटलेट्स की जांच बेहतर करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि किस तरीके से लगातार डेंगू बढ़ रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अस्पताल में कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, इसको लेकर निर्देश दिया जा रहा है। दिल्ली से अब खबर, जहां मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मंथन है। आज बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में अहम बैठक होगी। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी मोर्चों के लोग शामिल होंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोर्चों के प्रभारी। तो वहीं बीजेपी सचिव, महासचिव भी इस दौरान शामिल रहेंगे इस बैठक में। तो देखिए, रणनीति पर मंथन किया जाएगा। जीत का बड़ा मूल मंत्र जो कि रिपोर्ट कार्ड है कार्यों का, वो पेश किया जाएगा। दिल्ली से अगली खबर, जहां संत ईश्वर सम्मान समारोह 2022 का आयोजन आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में 3:30 बजे आयोजन होगा। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत अयोध्या पहुंचे। गुलाब बाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने हनुमान लला के दरबार में हाजिरी लगाई। अयोध्या पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के गलत फैसलों का विरोध करेंगे। किसान, नौजवान और मजदूर के खिलाफ सरकार काम कर रही है। बेलगाम हुई सरकार संविधान को नहीं मानती है। आज कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब संसद में आवाज कम हो जाती है तो सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है। जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा वहां तानाशाह का जन्म होगा। तानाशाहों के जन्म पर क्रांतियां होंगी। अब समय आ गया है। होते रहेंगे चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता अब आवारा पशुओं को पकड़ेगी हरदोई पुलिस। जहां आईजी लखनऊ रेंज का अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने के निर्देश हैं। थाना पुलिस यूपी 112 गाड़ी में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। जहां एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी का पत्र तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लगातार इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर हरदोई से। आशीष, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से जो 112 पुलिस है उसको आवारा पशुओं को गौशाला में बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इस दौरान जो महत्वपूर्ण काम है पुलिस का, जिसके लिए खास तौर से तैनाती रहती है उनकी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इस निर्देश पर क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, आईजी लखनऊ ने जो आदेश, अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसको लेकर जिले के जो एसपी हैं राजेश द्विवेदी, उन्होंने भी एक आदेश जारी किया है। उसका जो पत्र है वो वायरल हुआ है। उसमें सीधे साफ तौर पर लिखा है जो डायल 112 की पुलिस है और जो चौकी की पुलिस टिकट है, वो जो आवारा घुमंतु पशु है उनको पकड़कर गौशाला ले जाए और गौशाला में बंद करे, ये कार्य उन्होंने सौंपा है। लेकिन जो अपराध को लेकर डायल 112 की पुलिस जो है
लगातार अच्छे वर्क में है, जो अपराध है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। कहीं न कहीं उन प्रयासों पर पट्टा जरूर लगेगा, क्योंकि जब पुलिस हरदोई डाल 112 पुलिस या इस तरीके की पुलिस कार्य करेगी तो अपराध कैसे रोके जाएंगे, ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, और देखिए इसी तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आशीष आपका। बुलंदशहर से अब खबर, जहां प्रसव के दौरान एक और प्रसूता की मौत, हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हुआ है पूरा स्टाफ। जहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई। प्रसूता के चौथे बच्चे की डिलीवरी थी। डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। कस्बा नरोरा में भागीरथी एनक्लेव में संचालित अलीगढ़ नर्सिंग होम का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में फल फूल रहे हैं इस तरीके से अवैध अस्पतालों का जो धंधा है और बढ़ रहा है। प्रसूता की मौत होने के बाद डॉक्टरों और हॉस्पिटलों का स्टाफ मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने नगर के मुख्य मार्ग को जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस पूरे में बड़ा सवाल यह है कि अवैध चल रहे नर्सिंग होम पर आखिर कब कार्रवाई होगी। ऑपरेशन किस चीज का था? लड़के को, बच्चे को। मतलब डिलीवरी होनी थी, बच्चा पैदा होना था? हाँ। अच्छा, तो डिलीवरी तो करवा दी, कर दी ने। ऑपरेशन ने पता नहीं ऑपरेशन कैसे किया है। अच्छा, 3 बच्चे पहले हो गए। 3 बच्चे पहले हो गए, ये चौथा हाँ, बच्चा था? तो अभी इन्होंने कहा था कि दौड़ा पड़ती है इसको, पल्ला चक्कर है कि 7 दिन के बहाने लगाए। तो यहाँ से कह रहे थे जिनकी जल्दी ले चलो यहाँ से, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया, आधा घंटा लगा लिया उस खेत में। अच्छा, तो रास्ता में फिर यहाँ से जाकर अपनी गाड़ी में यहाँ से, तो फिर रास्ता में जाकर गाड़ी रोक दी, एम्बुलेंस वहाँ बुलाई है। अच्छा, हाँ, तो हमने फिर अपने मामा जी बुलाए, अपने मैया ससुर, तो कुछ तुरंत फिर इनको सुन के नहीं आ गए, इनकी काम के आ रही हैं सब जने, तो सब जने भग गए वहाँ से। ये हॉस्पिटल वाले सब भग गए? हाँ, ताला लगा के? ताला। उन्नाव का बिहार थाना इन दिनों सुर्खियों में है अपने कारनामों की वजह से। पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दबंगई के आगे लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस आज दबंगों के आगे ही नतमस्तक है। बिहार थाना पुलिस की लीपापोती से उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। 9 तारीख को दर्ज एफआईआर को आधार मानते हुए खूनी संघर्ष को मामूली विवाद दिखाने में लगी हुई है, जबकि 10 नवंबर को दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान समेत परिवार को कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके चलते 3 दिन से प्रधान समेत परिवार जिला अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं इधर दबंग गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और सीओ साहब थाने में बैठकर पीड़ित परिवार को ही ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती और 9 नवंबर को दबंगों पर कार्रवाई करती तो निश्चित ये घटना नहीं होती। पुलिस की साफ लापरवाही इस पूरे मामले में उजागर हो रही है। अब देखना यह है कि जो नए एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना आए हैं, लापरवाह पुलिसकर्मी और दबंगों पर क्या एक्शन लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है, जहां दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। तो वहीं प्रधान का जो पूरा परिवार है उसे जान से मारने की कोशिश की गई। और देखिए दबंगई किस कदर थी कि घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई पूरे परिवार को, और बावजूद इतना बड़े मामले के बाद पुलिस इस पूरे मामले को जो खूनी संघर्ष है उसे मामूली विवाद बताने में जुटी हुई है। 9 नवंबर को आधार मानते हुए जो तहरीर दी गई उसको आधार मानते हुए कह रही है कि ये मामूली विवाद है। अगर उसी दिन पुलिस ये कार्रवाई करती और दबंगों के खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लेती तो शायद ये घटना जो है सामने ना आती। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए हमारे साथ विजय आनंद सीओ बीघापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। और देखिए जो पूरा खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़े सवाल इसमें ये है कि आखिर पुलिस ने किन ग्राउंड्स पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। घर में घुसकर दबंग जान से मारने की कोशिश करते हैं और इस मामले को मामूली विवाद समझा जा रहा है। नहीं, इसमें 9 तारीख को रात में 9:30 बजे के आसपास एक पक्ष प्रधान है, एक पक्ष बीडीसी है। तो इसमें आरटीआई बीडीसी ने आरटीआई डाला था ग्राम प्रधान के खिलाफ। उसी बात को लेके इनमें आपस में मारपीट हुआ, तो दोनों पक्षों से जो भी तहरीर प्राप्त हुआ उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुनः फिर जो है ये क्या नाम है 11 तारीख को सुबह इनकी फिर आपस में झड़प हो गई।
तो उसको दोनों पक्षों की तरफ से 2-3 लोगों को चोटें आई है। तो जो भी चोटें आई हैं उसके आधार पे उसी जो अभियोग पंजीकृत है उसमें समाहित कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से 107-16, 151 की कार्रवाई की गई है। गांव में सतर्कता बनाए रखने के लिए दिन और रात में 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, सतर्क दृष्टि बनाई गई है और सारी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विजय जी, देखिए आप कह रहे हैं कि झड़प हो गई, लेकिन झड़प की वजह से देखिए पूरा परिवार अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है, गंभीर चोटें आई हैं, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला किया गया। कौन वो दबंग है, उन पर कब तक कार्रवाई करेगी पुलिस? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाठी डंडों से ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी से नहीं हुआ है। और उसमें दोनों जो है जो कि चोटिल हैं, जो अस्पताल में हैं, तो जैसे इनका ये ठीक होंगे उनके खिलाफ और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तो विजय जी, उसको झड़प नहीं कहा जा सकता फिर, लेकिन देखिए परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहले पुलिस सख्त एक्शन ले लेती तो शायद इस तरीके की घटना ना होती। नहीं, वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद जो इनके परिजन थे, जो पुरुष मेंबर थे, वो सभी लोग जो है बाहर चल रहे थे। पुलिस गई थी लेकिन वो मिले नहीं और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर झड़प कर लिए। तो वो अभी चोटिल है, तो जैसे भी आगे वैधानिक कार्रवाई, जो भी उनका मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा उसके आधार पे आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से तहरीर के बाद भी अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए। लेकिन देखिए लगातार इस पूरे मामले पर बड़े सवाल यही बने हुए हैं कि आखिर प्रधान का पूरा परिवार जो पूरी तरीके से चोटिल है, उनके गुनहगारों को कैसे सजा पुलिस दिलाती है और जो नए एसपी आए हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं।